कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के अम्लीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। टाटी में श्री विधि से धान की खेती का प्रशिक्षण। आज हमारे साथ हैं पिटोदिया के सफल किसान लखन कौल। अब समाचार विस्तार से। राज्य में करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन अम्लीय है। अम्लीय मिट्टी उपज के लिए प्रतिकूल माना जाता है। राज्य के सभी अम्लीय जमीन का उपचार करके खेती योग्य बनाया जाए तो झारखंड के खाद्यान्न उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर अम्लीय भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 15 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बीते दिनों उषा मार्टिन द्वारा टाटी पूर्वी पंचायत में धान की श्री विधि से खेती की जानकारी दी गई। इसमें आसपास गांव के कई किसानों ने भाग लिया। उन्हें KGVK में संचालित धान कृषक पाठ्यक्रम की भी जानकारी दी गई। खरीफ शुरू होने से पहले धान उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए ऐसे कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गर्मा मूंग में थ्रिप्स कीट के प्रकोप से फूल झड़ने लगते हैं। मूंग की खेती कर रहे किसान इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या ट्राइजोफास दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। अभी गर्मा मूंग फसल में फूल और फल लगने का समय है। मूंग की फलियों का आधार फूल ही है। फूल लगने के बाद उस पर थ्रिप्स का हमला हो सकता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के संबंध में बताते हैं। अरे किसान भाई जो गर्मा की मूंग की अभी खेती किए हुए हैं, अगर उनके खेत में फूल निकल रहा है और फूल गिरने की समस्या हो तो इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस समय एक थ्रिप्स कीड़ा होता है जो कि फूलों से रस चूस लेता है। रस चूसने के उपरांत फूल कमज़ोर हो जाते हैं और फूल गिर जाते हैं, जिससे फलियां नहीं बनती है। तो किसान भाई के खेत में अगर थ्रिप्स की या फूल गिरने की समस्या हो थ्रिप्स के द्वारा, तो आप एक दवा बाज़ार में आती है इमिडाक्लोप्रिड या ट्राइजोफास, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके निश्चित रूप से छिड़काव करें, ताकि उनको अधिक फ़ायदा होगा और फूल गिरने की समस्या रुक जाएगी और किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा होगा। किसान भाई, आप अगर खरीफ मौसम में दलहनी फसल लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो मध्य जून से बुआई का काम प्रारंभ कर दे। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए पंत लोबिया 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। खरीफ दलहनी फसल में लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो मध्य जून से मध्य जुलाई तक बुआई कर दें। बुआई में बीजों के बीच 45 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पंत लोबिया 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये 75 से 80 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ओगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं जिला गिरिडीह के पिटोदिया गांव और मिलते हैं सफल किसान लखन कोल से। और तरीका से मैंने श्री विधि से जो खेती करते हैं उसमें हम लोग को थोड़ा उपज पहले से अभी ज़्यादा हो रहा है, और ये खेती करने के बाद में उसे जो हमारा उपज का जो फ़ायदा होता है उसे हम बाल बच्चों को पढ़ाते हैं और अपना गुजर बसर उससे हम लोग कर लेते हैं।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2250 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4200 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। टपक टप टप 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 टपक टप टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। हमेशा की तरह अब बारी है जानकारी की। बिल्कुल। तो गंजू भाई,
आज क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहनों आज हम किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं और जानकारी है फूल की खेती के बारे में। अरे वाह, तब तो अच्छी जानकारी होगी ही। लेकिन आपको पता है कौन से फूल की खेती के बारे में हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं? आपने तो बताया ही नहीं है, बता। तो चलिए हम बता देते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गुलाब फूल की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ मधुकर जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह आई है, जहां आज हम बात करेंगे गुलाब फूल की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री मधुकर कुमार जी। आपको गुलाब की खेती के विषय में बता रहा हूँ। ये गुलाब की खेती जो है झारखंड राज्य में बहुत ही उन्नत किस्म की जो गुलाब की खेती यहाँ होते हैं। उपज यहाँ जो है गुलाब का जो वैरायटी है जो और प्रदेशों से अच्छा क्वालिटी यहाँ उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ जो मौसम है और यहाँ की जलवायु है, यहाँ की मिट्टी है, वो बहुत ही अच्छी और अच्छी गुणवत्ता वाली हैं। गुलाब जो है इसके लिए हम मिट्टी खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो है ये 2 चास अच्छी तरह से भुरभुरा कर लें खेत को। उसके बाद हम उसमें खाद की मात्रा जो है 2 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद हम डालकर तीसरा चास अच्छी तरह से कर लें, और उसके बाद जो है हम NPK की मात्रा जो है 40, 20 और 15 NPK की मात्रा देकर हम गुलाब का जो पौधा है वो लगा देते हैं। पौधा लगाने के 8 से 10 दिन के बाद हल्की सिंचाई करते हैं। उसके 15 से 20 दिन के बाद उसके खरपतवार को हम निकाल लेते हैं। खरपतवार निकालने के बाद जो फिर हम उसकी सिंचाई करते हैं और उसके समय समय पे कटाई और छटाई करते रहते हैं, ताकि हमको अच्छी गुणवत्ता वाले फूल हमें मिले। इसके वैरायटी भी हैं, शोभा और भी वैरायटी हैं। इसके बाद जो वैरायटी है उसके ये है दमस्क रोजा बहुत ही अच्छा वैरायटी है। इससे हम इसके बाद जो है मिनिएचर होता है। उसके बाद और भी वैरायटी हैं। इसके बहुत अच्छे वैरायटी हैं जो कि हम लगाकर अच्छे उपज इससे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गुलाब का जो मेन है, गुलाब का लगाने का समय होता है अगस्त सितंबर, जो बरसात का समय होता है। बरसात के समय में लगाते हैं, और अक्टूबर नवंबर में इसका कटिंग करने का समय होता है। अक्टूबर नवंबर में इसे कटिंग करते हैं तो इसमें फ्लावर की मात्रा ज़्यादा आती है। अगर अक्टूबर नवंबर में हम विंटरिंग करते हैं, और विंटरिंग करने का मतलब है कि गुलाब की चारों तरफ से, गुलाब के जड़ के पास से हम मिट्टी को निकाल देते हैं, और 10 से 15-12 दिन तक इसको सूरज की रोशनी उसके जड़ में लगने देते हैं, ताकि उससे फंगस और बीमारी जो होता है दूर हो जाते हैं। उसके बाद उसमें हम सड़ी हुई गोबर डालकर 1 से 2 चम्मच हम उसमें 1 से 2 चम्मच उसमें बोन मील भी डालते हैं, ताकि हमारा उपज जो है अच्छी हो और उसका क्वालिटी जो है अच्छा होता है। जो है गुलाब की खेती जो किसान भाई करना चाह रहे हो, वो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बार लगा दिया जाता है तो 10 से 12 साल 15 साल तक ये गुलाब की खेती का ये चलता रहे। तो देखा किसान भाइयों, मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गुलाब फूल की उन्नत खेती के बारे में। मधुकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोहार। बहुत ही अच्छी जानकारी थी, और गुलाब खेती की जो जानकारी हमने किसान भाइयों को दी है, हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इस जानकारी से लाभ उठाएंगे और गुलाब के फूल की खेती की तरफ अग्रसर भी होंगे। लेकिन अगली जो जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देने जा रहे हैं, उस जानकारी से पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम, यानी हम देंगे अपने किसान भाइयों को एक संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या? पानी के पैसे से? हाँ,
सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। तो ये छोटा सा संदेश था किसान भाइयों, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश था। और इस संदेश के साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा, जोहार दादा। हाँ दादा, तो आपने क्यों हमें यहाँ बुलाया है? देखिए, इसके पीछे बुलाने के पीछे कारण ये है कि हम कहीं पे सुन के रखे थे कि मातृ वृक्ष से पौधा बनाया जाता है। बिल्कुल वो जानना चाहते हैं कि मातृ वृक्ष तो समझ गए कि मतलब वो जो पेड़ है बड़ा हो गया, अब उससे जो पौधा बनाया जाएगा, पौधा कैसे बनाया जाएगा, किस तरीका से बनाया जाएगा। आम मान लीजिए कि उसका बिया है, आम है तो उसका गुठली है उसका, वो तो बनता है, ये कैसे बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कैसे बनता है, और किसान भाइयों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से मातृ वृक्ष से हम लोग पौधा का निर्माण करते हैं, उसकी तकनीक क्या है। तो चलिए ये तकनीक हम जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। जी, हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यदुनंदन पाठक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लांटून प्रांगण में हैं, और आज हमारे साथ हैं मुख्य तकनीकी अधिकारी मिस्टर YN पाठक जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि झारखंड में जो है पौध प्रबंधन के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं, तो इसकी झारखंड में क्या संभावनाएं हैं, और इसका जो है किस तरह से विधि है, उसके बारे में, लगाने की क्या विधि है, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, झारखंड की जलवायु फल सब्जियों के उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल है जी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आम, लीची, अमरूद इस तरीके के फल काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर उगाए जाते हैं। और अगर हम ऐसो यहाँ के परिप्रेक्ष्य को लेकर के देखें तो बागों की संख्या नगण्य है। इतनी बढ़िया यहाँ की जलवायु और साथ में बागों की संख्या नगण्य होना, तो इस क्षेत्र में हमें किसानों को आगे लाने की आवश्यकता है। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आम की ये अनुसंधान केंद्र में आम की बहुत सारी प्रजातियों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि यहाँ पर ऐसो उनकी फलन काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है, और साथ ही किसान अपनी आय भी उसमें बढ़ा सकते हैं। तो बागों की कमी को पूरा करने के लिए हमें पौध प्रवर्धन की ओर आगे बढ़ना होगा, और किसान इसमें है सो अपने व्यवसाय के रूप में भी इसे जोड़ करके इस कार्य को कर सकते हैं। अगर पौध प्रबंधन हमारे किसान भाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे। पौध प्रवर्धन के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है मातृ पौधों की। मातृ पौधों का मतलब होता है कि उस तरीके के पेड़ जो कि ऐसो ट्रू टू दी वैरायटी हो, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले प्रजाति के पौधों का चयन। तो सबसे पहले हमें मातृ पौधों का चयन करने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि मातृ पौधों का जब हम चयन करते हैं तो उस समय में हम किसी सरकारी संस्थान या फिर अनुसंधान केंद्र या फिर ऐसो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो मान्यता प्राप्त हों, उनके यहाँ से है सो मातृ पौधों को हम आकर के पहले लगाएं, और उसके बाद फिर ज़रूरत होती है हमें बीजू पौधों की, जिस पर है सो हम पौधे ग्राफ्ट कलम करके है सो उसके प्रजाति के पौधों का प्रवर्धन कर सकें। कि अगर हम आम के एक ये को लेते हैं तो आम में झारखंड में लंगड़ा, हिमसागर, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, जर्दालू, ये सब जो किस्म हैं ये है सो काफ़ी अच्छा फलन और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर उनका देखने को मिला है। तो उस हालत में इन पौधे जो मैंने बताया, आम्रपाली, मल्लिका, ये दो हाइब्रिड हैं, संकर किस्म हैं, और बाकी जर्दालू और ये सब ऐसो चयनित पौधे हैं। तो इनके मातृ पौधे किसी सरकारी संस्थान से, जैसे ये अनुसंधान केंद्र हुआ, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, रामकृष्ण मिशन हुआ, इस तरीके के संस्थानों से प्राप्त करने के उपरांत ही है सो पौध प्रवर्धन का कार्य करें। अगर लीची की बात हम करते हैं तो लीची में शाही, चाइना, बेदाना और पूर्वी, ये 4 प्रजातियां झारखंड क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो लीची में इनके मातृ पौधों की लगाने की आवश्यकता होगी। और अमरूद में झारखंड के क्षेत्र में हम लोगों ने पाया है कि यहाँ पर इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, अर्का मृदुला और लखनऊ से निकाली हुई एक प्रजाति है ललित,
जिनका रेड फ्लेश होता है, तो इनके मातृ पौधे लगाए जा सकते हैं और इन 3 फसलों पर पौध प्रवर्धन का कार्य करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय के रूप में इनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब जैसे सेड नेट की बात मैंने किया, तो सेड नेट किसान है सो प्रारंभिक अवस्था में इस तरीके के खूंटे या फिर इसके सहारे नहीं करके जो उनके पास उपलब्ध सामग्रियां हैं, जैसे बांस हुआ और खूंटे लकड़ियों को काट करके उस तरीके का एक आकार बना करके और है सो उसके भीतर में सेड नेट दे करके वो है सो वहाँ पर पौधे बनाने का कार्य शुरू कर सकते हैं। और लागत की बात आपने कहा तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 50% सेड नेट का जो कॉस्ट होता है ये करीब 15 से 20 रुपये स्क्वायर मीटर, और अगर है सो 10,000 रुपये तक अगर किसान खर्च करते हैं तो उस हालत में उसमें वो 10 से 12,000 पौधे आराम से उगा सकता है। तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि जो है हमारे जो पौधे हैं वो सही तरीके से उपज भी दें और हम अगर मार्केट में उसे बेचने जाते हैं तो उससे अधिक उनके आय भी मिल सके। जी, उसकी विधि के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें करते क्या है, जैसे आम का उदाहरण हम ले रहे हैं, तो आम की उन डालियों का चयन करते हैं जो कि पेंसिल के थिकनेस के आकार का हो और 1 साल पुराना हो। उसमें हम क्या करते हैं कि उनकी पत्तियों को एक सिकेटियर या चाकू के सहारे से पत्तियों को हम काट देते हैं। पत्तियों को काटने के बाद जब 1 सप्ताह के बाद हम पहुंचते हैं और उनकी टहनियों को थोड़ा सा छूते हैं तो सभी पत्ते उसके एक साथ झड़ने लगते हैं। तब हम समझते हैं कि ये जो कलम है वो हमारा कलम बांधने के लिए वो डाली तैयार हो गया। बीजू पौधे के पास में हम उस डालियों को लाते हैं और बीजू पौधे के ऊपर की तरफ उसको चीरा लगा देते हैं और उसके बाद फिर भी आकार का चीरा बनाते हैं। और जो सायनवुड था, कलम जिसे हमें बांधना था, तो उसे है सो भाले के आकार में, मतलब उल्टा भी के आकार में लाते हैं और उसके बाद फिर उसको मिला करके हम है सो बांध देते हैं। बांध देने और एयर टाइट बांधने की आवश्यकता होती है। बांधने के तुरंत बाद चूंकि हमने बीजू पौधे के ऊपर में भी कट लगाया था और एक डाली पेड़ से लाया था उसे भी काट करके लगाया था, तो ये दोनों सूखने नहीं लगे, इसलिए उसमें फिर है सो पॉलीथीन ट्यूब का कवर हम डाल देते हैं। और 10 दिन के अंतराल में जब हम देखते हैं कि ऊपर की डाली में पत्ते निकलना शुरू हो गए तो उस पॉलीथीन ट्यूब को हम हटा देते हैं और उसके बाद फिर उसे है सो प्रारंभिक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है और 1 साल के बाद में यह पौधा बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाता है। अगर हमारे किसान भाई पौध प्रबंधन करना चाहते हैं तो उनको कितनी लागत होगी और उनसे क्या आय वो कमाएंगे, उसके बारे में जरूर बता दें। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे इस अनुसंधान केंद्र में किसान है सो आकर के प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात अब इसमें आय और लागत दोनों के बारे में, आम की गुठलियों की खरीद 15 से 20 पैसे के प्रति गुठली के रूप में तैयार होकर के मिल जाता है और उसके बाद फिर उसे 1 साल तक है सो बुआई करके पॉलीथीन ट्यूब में रखने में, तो एक आम का पौधा 1 साल रखने में करीब करीब 5 से 10 रुपये का खर्च आता है। उस पर है सो अगले साल जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग मतलब कलम बांधने का कार्य, कलम बांधने के कार्य में करीब करीब 3 रुपये प्रति कलम के दर से उसमें है सो लागत आता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे एक पौधे को तैयार करने में सेड नेट भी उसमें इंक्लूडेड है, सेड नेट का भी कॉस्ट इंक्लूड अगर हम करते हैं तो एक आम का पौधा बनाने में कुल लागत 15 से 20 रुपये का आता है और ये बहुत आसानी से 40 से 50 रुपये के बीच में बिक जाता है। तो किसान भाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 15 से 20 रुपये का लागत खर्च करने के उपरांत उससे है सो करीब करीब दुगने लागत पर आप बेच रहे हैं, तो एक अच्छा मुनाफे का यह व्यवसाय हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि पाठक जी ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आज इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी धन्यवाद। अब समझ में आया कि बहुत ही आसान तकनीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं, सुनने में थोड़ा बड़ा और भय जैसा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन और इस तकनीक से अगर हम पौधे का निर्माण करते हैं तो वो काफ़ी उन्नत होता है। हाँ, और उसकी जो पैदावार होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, लेकिन चलते चलते हम अपने किसान भाइयों को एक बार IMD पुणे से जो हमें छोटी मोटी जानकारी मिली है वो हम अपने किसान भाइयों को देना चाहेंगे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है।
आकाश में बादल रहेंगे। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मा धान को पत्र लपेटक और तना छेदक कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो किसान हल्दी या अदरक की खेती करना चाहते हैं वो खेतों की तैयारी करके जल्द ही बुआई शुरू कर दें। चलिए, ये जानकारी भी किसान भाइयों को मिल गई और अब झुमकी बहन, अब हमारे कार्यक्रम का समय तो शेष होने वाला है बिल्कुल, तो आप फटाफट पता बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। 001। जी हाँ, तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।